नमस्ते फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लाइफ के एजुकेशन में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है सार्क। आज हम लोग एक नए ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, एक नया संगठन की चर्चा करेंगे। इसका नाम दोस्तों सार्क। हिंदी में उसे दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण संगठन। दोस्तों, इस सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दोस्तों, ये साउथ एशिया कंट्री के देशों से बनाया गया संगठन है, जो साउथ एशिया के देशों में प्रोग्रेस के लिए काम करता है। दोस्तों, आपको पता होगा एशिया को 5 डिवीजन किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है एशिया को। एक है साउथ ईस्ट एशिया, पहला है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। दूसरा है दोस्तों ईस्ट एशिया। तीसरा है सेंट्रल एशिया। चौथा है दोस्तों साउथ एशिया। और पांचवा है दोस्तों साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया। पूरी एशिया महादेश को 5 डिवीजन में बांटा गया है, 5 पार्ट में बांटा गया है। साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और साउथ वेस्ट एशिया। दोस्तों, इन पांचों में ये साउथ ईस्ट क्षेत्र की कंट्री का, देशों का बना हुआ संगठन है दोस्तों। इसको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन नाम दिया गया दोस्तों हिंदी में। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी ढाका में। ढाका डिक्लेरेशन के तहत, ढाका उद्घोषणा के तहत 8 दिसंबर 1985 को ढाका में ही इसकी स्थापना हुई थी ज़ियाउर रहमान के द्वारा। ज़ियाउर रहमान का ही ये प्रस्ताव था कि एक साउथ एशियन कंट्री को मिलाकर एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो साउथ एशिया में मेंबर कंट्री के बीच इकोनॉमिकल ग्रोथ, एजुकेशन के क्षेत्र में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्षेत्र में प्रोग्रेस करे, काम करे और इन क्षेत्रों को आगे की ओर ले जाए। दोस्तों, ज़ियाउर रहमान को फादर ऑफ सार्क भी कहा जाता है, मतलब सार्क का पितामह, सार्क का पिता, सार्क का पितामह, जिसने सार्क को जन्म दिया, जिसने सार्क को बनाया। और ज़ियाउर रहमान। तो याद रखें दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन में ये पूछता है सार्क का फादर ऑफ सार्क कौन है? ज़ियाउर रहमान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुई थी? ढाका में। स्थापना दोस्तों ढाका में हुई थी, पर इसका मुख्यालय काठमांडू में है, जो नेपाल की राजधानी है। तो इसका मुख्यालय काठमांडू में दोस्तों और नेपाल की राजधानी है। अब इस एसोसिएशन को, इस संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या था? क्यों बनाया गया इस संगठन को? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य, कुछ उद्देश्य था, कुछ पर्पस था। उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया। पहला था दोस्तों कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, कल्याण को बढ़ावा देना, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। दक्षिण एशियाई देशों के जो मेंबर कंट्री हैं, उनके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके उत्थान के लिए काम करना, उनके प्रोग्रेस के लिए काम करना। प्रोग्रेस मतलब दोस्तों उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी करना, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना, उनके क्षेत्र में आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना, बेरोजगारी को कम करना। ये सब चीज़ों पर ध्यान देने के लिए दोस्तों इस संगठन का निर्माण किया गया।
1985 में। दूसरा इसका उद्देश्य था दोस्तों, एम था, ऑब्जेक्टिव था, लक्ष्य था इसका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। मतलब इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट में तेजी लाना, ताकि उनके आर्थिक मदद भी दे सके, आर्थिक प्रगति भी हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक सोशल एक्टिविटी, समाज में रहने वाले जनता की एक्टिविटी में चेंज आए, उनका रहन सहन, उनके खान पान, उनके स्वास्थ्य संबंधी बातों पर ध्यान दिया जाए, उनमें प्रोग्रेस, उनमें विकास लाया जाए। और सांस्कृतिक मतलब उनके कल्चर, संस्कृति, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता को भी बढ़ावा मिले। तो ये दोस्तों उनका उद्देश्य था। एक उद्देश्य और था दोस्तों, क्या? सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, मतलब म्यूचुअल सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिपेंडेंट, म्यूचुअल सेल्फ डिपेंडेंट को बढ़ावा देना, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूती प्रदान करना। व्यक्ति, वहाँ के व्यक्ति खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, बेरोजगारी खत्म हो और अपने पैरों पे खड़ा हो सके और काम करके अपने परिवार का मेंटेन कर सके, खुद आत्मनिर्भर बन सके, उनके उत्थान के लिए दोस्तों ये काम करता है। उद्देश्य इसका यही है। जब ये दोस्तों बना था तो इनमें मेंबर कंट्री था। 1985 में जब इनका निर्माण हुआ था तो मेंबर कंट्री दोस्तों इसमें 7 ही था। बाद में इसमें अफगानिस्तान जुड़ गया दोस्तों। तो अभी इनके मेंबर कंट्री है 8 देश का ये ग्रुप है जो साउथ एशिया की कंट्री है, और 8 देशों को मिलकर ये संगठन बनाया गया है, जिसमें अफगानिस्तान बाद में आकर जुड़ा दोस्तों 2005 में। तो इनके मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका, 6 में है बांग्लादेश, 7 में इंडिया और 8 में पाकिस्तान। ये 8 देश है दोस्तों जो इनके मेंबर कंट्री हैं, सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान 2005 में 13वां शिखर सम्मेलन के दौरान जुटा था दोस्तों। जब 13वां शिखर सम्मेलन हो रहा था तब 2005 में अफगानिस्तान को जोड़ा गया और इसके टोटल मेंबर ऑफ कंट्री हो गए दोस्तों कितने? 8 में। दोस्तों इनमें से ऊपर का 3 देश अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल, ये दोस्तों लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र। इनके चारों ओर भूमि ही है, अलग देशों की क्षेत्र है, भूमि है, जमीन है दोस्तों। कहीं पानी वगैरह, कहीं समुद्र वगैरह इससे मिलती नहीं है, बल्कि दूसरे देशों की सीमा से मिलती है, जो लैंड है, जमीन है और जमीन से जुड़ी हुई है। नीचे के 2 दोस्तों मालदीव्स और श्रीलंका, मालदीव्स और श्रीलंका ये आइलैंड है दोस्तों। आइलैंड मतलब ये द्वीप है। मालदीव्स और श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित ये 2 द्वीप हैं। भारत का पड़ोसी देश भी दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश है। और ये 3 देश दोस्तों, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, इसका क्षेत्र कोस्ट लाइन है दोस्तों। इनका क्षेत्र कोस्ट लाइन मतलब समुद्र से मिलती है दोस्तों। इनका एक तटबंध है, तट है दोस्तों, जो समुद्र से मिलती है। तो कौन सा देश? बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, इन तीनों देश की जो भूमि है दोस्तों वो समुद्र से भी मिलती है। तो ये तीनों कोस्ट लाइन देश है। ऊपर का 3 लैंड, कंप्लीटली लैंड लॉक्ड कंट्री है, और 2 मालदीव्स और श्रीलंका आइलैंड्स है, द्वीप है। तो आप इनको याद रखिए। कभी कभी एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछ दिया जाता है, क्या पूछा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि कौन से सार्क की कंट्री में कौन से कंट्री लैंड लॉक्ड है, कौन से आइलैंड है और कौन से कोस्ट लाइन एरिया है। तो ये 3 देश बांग्ला, इंडिया और पाकिस्तान,
ये तीनों कोस्ट लाइन एरिया है, समुद्र से मिलती है। पाकिस्तान अरब सागर से मिलती है, इंडिया हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर भी है, और बांग्लादेश दोस्तों को पता ही है कि बंगाल की खाड़ी से मिलती है। महाद्वीप श्रीलंका कंप्लीटली हिंद महासागर में स्थित है, जो एक आइलैंड है, चारों ओर इसके पानी ही पानी है, और ये तीनों कंप्लीटली लैंड लॉक्ड कंट्री है। आते दोस्तों नेक्स्ट क्या दोस्तों, क्या अफगानिस्तान बताया आपको कि 13वां शिखर सम्मेलन जब हुआ था 2005 में, तब अफगानिस्तान को इसका मेंबर कंट्री बनाया गया। दोस्तों इसके अलावा इनमें 9 ऑब्जर्वर्स कंट्री भी है, 9 ऑब्जर्वर कंट्री है। इसमें यूरोपियन यूनियन आता है, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे ऐसे देश हैं। तो टोटल 9 ऑब्जर्वर कंट्री भी है इनका, सार्क का ऑब्जर्वर कंट्री। टोटल कितने हैं? 9। इसे भी आप याद रखें। अब आते हैं दोस्तों सार्क के कुछ बेसिक पॉइंट्स की तरफ। बेसिक पॉइंट क्या है? तो सार्क के टोटल कंट्री, टोटल मेंबर कंट्री, जो टोटल देश है, इनके जो सदस्य देश है, ये सदस्य देश के जितने पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 3% एरिया सिर्फ ये मेंबर कंट्री अपने पास रखता है दोस्तों। मतलब सार्क कंट्री के पास विश्व एरिया का, टोटल ग्लोबल एरिया का, वर्ल्ड एरिया का 3% सिर्फ सार्क कंट्री के पास है। विश्व जनसंख्या का, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 21%, मतलब 21% जनसंख्या सिर्फ सार्क मेंबर कंट्री में ही रहती है दोस्तों। सोच सकते हो दोस्तों, 100% में 21% पॉपुलेशन सिर्फ इन सार्क देशों के 8 मेंबर कंट्री में निवास करती है। विश्व जीडीपी का, जिससे किसी देश की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा, उसकी ग्रोथ को डिसाइड की जाती है, उस ग्रोथ का, उस विश्व जीडीपी का 3.8% जीडीपी सिर्फ सार्क कंट्री देश का है। और आपको पता होगा दोस्तों, इन सारे कंट्री में इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है। इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, और साथ ही साथ जीडीपी वाइज भी, एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी और जीडीपी वाइज भी दोस्तों इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि सार्क के मेंबर कंट्री में इंडिया का महत्व कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। मतलब इंडिया इन सार्क कंट्री को हेडेड कर सकता है, उनका हेड बनकर उनको रास्ता दिखा सकता है, उनको प्रोग्रेस करने के लिए, विकास डेवलपमेंट के लिए उन्हें सही राह, सही चीजें बताया जा सकता है इंडिया के द्वारा, वो उसको हेड कर सकता है। आइए दोस्तों, पूरी सार्क कंट्री का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 303 व्यक्ति पर किलोमीटर। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व 303 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। सार्क कंट्री में शिक्षा दर 71% दोस्तों, 71% क्या शिक्षा दर। लिटरेसी रेट दोस्तों, लिटरेसी रेट 71%। इसके अलावा सार्क के कुछ क्षेत्रीय केंद्र भी है, रीजनल सेंटर भी है, जो क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। सार्क के मेंबर कंट्री के क्षेत्रीय विकास में ये क्षेत्रीय केंद्र का बहुत महत्व हो जाता है दोस्तों। ये क्षेत्रीय प्रोग्रेस को, क्षेत्रीय वृद्धि को, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो कल्चरल हो, फिर चाहे वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, इन सभी क्षेत्र में इन क्षेत्रीय केंद्रों की भूमिका काफी बढ़ जाती है। तो कुछ क्षेत्रीय केंद्र जो है दोस्तों, रीजनल सेंटर जो है, वो यहाँ पे दिया गया है, स्टेट है दोस्तों, जिनके मुख्यालय कहाँ कहाँ है वो भी साइड में दिया हुआ है दोस्तों। तो पहला है दोस्तों सार्क कृषि केंद्र, सार्क एग्रीकल्चरल सेंटर। कहाँ पे दोस्तों? ये ढाका में है, जो बांग्लादेश की राजधानी है। तो आप याद रखेंगे, सार्क कृषि केंद्र ढाका बांग्लादेश में है।
दूसरा है दोस्तों सार्क ऊर्जा केंद्र, सार्क एनर्जी सेंटर, कहाँ पे है? इस्लामाबाद पाकिस्तान में। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्षेत्रीय केंद्र है सार्क सांस्कृतिक केंद्र, सार्क कल्चरल सेंटर। इसका मुख्यालय कोलंबो में है। ये कोलंबो कहाँ है दोस्तों? ये कोलंबो है श्रीलंका में। कहाँ है दोस्तों? श्रीलंका में। चौथा दोस्तों क्षेत्रीय केंद्र है सार्क टीबी एंड एड्स केंद्र, सार्क का टीबी और एड्स केंद्र, जो मेंबर कंट्री में होने वाले टीबी की बीमारी और एड्स की बीमारी पर काम करता है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? काठमांडू। कहाँ है दोस्तों? नेपाल में। ये नेपाल की राजधानी है काठमांडू। भारत का पड़ोसी देश है, आपको पता है। और पांचवा क्षेत्रीय सेंटर दोस्तों, क्षेत्रीय केंद्र है सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। ये भारत की राजधानी है, तो अपने ही देश में ये सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है दोस्तों, नई दिल्ली में। इसके अलावा दोस्तों कुछ बातें और भी बच जाती है सार्क में, वो है क्या? और दोस्तों सार्क जब इसकी गठन की गई थी दोस्तों, तो ये रखा गया था कि प्रत्येक साल इसकी मीटिंग होगी। हर एक साल मतलब एनुअल बेसिस पर इसकी मीटिंग की जाएगी, प्रत्येक साल इसकी मीटिंग की जाएगी। शुरुआती दौर में तो इसकी मीटिंग हर साल होती थी, एनुअल बेसिस पे होती थी। पर दोस्तों इसकी लास्ट मीटिंग 2014 में 18वां सम्मेलन था। कहाँ पे? काठमांडू में। 2014 में दोस्तों 18वां सम्मेलन काठमांडू में आयोजित की गई और ये लास्ट थी। क्यों? क्योंकि इसके बाद 2016 में 19वां शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद, पाकिस्तान का इस्लामाबाद में प्रस्तावित था दोस्तों। 2016 में ये होने वाला था 19वां शिखर सम्मेलन। कहाँ पे? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। पर उरी अटैक के कारण, उरी हमला के कारण इसको निरस्त कर दिया गया। पाकिस्तान में ये सम्मेलन होने वाली थी, इंडिया ने इसका बहिष्कार किया और इंडिया के साथ साथ बहुत सारे देश, इसकी जो मेंबर कंट्री है, इन मेंबर कंट्री में बहुत सारे कंट्री इनका बहिष्कार किया, बाइकआउट किया कि हम इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसी समय उरी में हमला कर दिया गया था पाकिस्तान और हमारे बहुत सारे जवान भाई शहीद हो गए थे, जिसके कारण हमें पाकिस्तान से बहुत क्षोभ थी। हम नहीं चाह रहे थे कि हम इस्लामाबाद जाएं और वहाँ पे ये मीटिंग में पार्टिसिपेट करें। एक तरफ तो वो आतंक फैला रहा है, हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ वो मीटिंग करके अपनी चीजों को पूरा करना चाहता है, अपने काम को पूरा करना चाहता है, अपने को बढ़ावा देना चाहता है। एक तरफ वो शो करता है कि हम मीटिंग कर रहे हैं, हम सही है, गलत नहीं है। तो हम लोगों ने इसका बाइकआउट किया और बहुत सारे देश इंडिया का सपोर्ट किया और उसने भी बहिष्कार किया, और ये 19वां शिखर सम्मेलन 2016 में जो होने वाला था वो निरस्त कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अभी तक कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुई है, गैपिंग चल रही है, मतलब सार्क अभी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही है, सही दिशा में काम नहीं कर पा रही है। सार्क में बहुत सारी कमियां आ गई हैं जो दूर करनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये भारत का और भारत के पड़ोसी देशों का क्षेत्रीय संगठन है। यदि ये सार्क मजबूत होती है दोस्तों, तो ना केवल भारत को बल्कि सारे देशों को इनसे काफी बेनिफिट मिलेगी और सारे देश तरक्की के मार्ग पर विकासशील हो पाएंगे, अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को आगे बढ़ाएंगे, उनको मजबूत करेंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स आर्थिक क्षेत्र में बढ़ोतरी करेंगे दोस्तों ये देश। यदि सार्क मजबूत रहा तो अभी तो फिलहाल कुछ देखने को नहीं मिला दोस्तों कि सार्क आगे कुछ समय तक, कुछ सालों तक अपनी मजबूत स्थिति में आएगी और बेहतर काम करेगा। खैर दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आज का लेक्चर दोस्तों यही खत्म करेंगे। हमने दोस्तों आज के लेक्चर में सार्क को पूरी डिटेल से पढ़ा है, ऑल अबाउट हमने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे।
आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको एक दो बार देखेंगे और चीज़ों को रिकॉल करेंगे, एक नोट्स बनाएंगे, और विश्वास के साथ मैं बोलता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे इसी से। आगे मैं टेस्ट भी लूँगा आपका और आपको इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपके टेस्ट में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। इस तरह के और भी वीडियो आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन से और बहुत सारी चीज़ों से जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।